नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं कुछ विशिष्ट राजयोगों का, जो ग्रहों की विभिन्न स्थितियों के कारण कुंडली में निर्मित होते हैं और अपना शुभ प्रभाव जातक पर डालते हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि यदि चंद्रमा पूर्ण प्रकाशमान होकर मीन राशि में हो और उसको मित्र ग्रह देखता हो तो उत्तम राजयोग होता है। चंद्रमा का मीन राशि में होना आवश्यक है और उसको मित्र ग्रहों के द्वारा दृष्ट होना आवश्यक है। लेकिन मान लीजिए उदाहरण कुंडली में हम देखते हैं ये सिंह लग्न की कुंडली है और मीन राशि अष्टम भाव में पड़ती है और यहाँ पे चंद्रमा अवस्थित हो, ठीक है, और चंद्रमा पर मित्र ग्रह जो है जो दृष्टिपात भी कर रहा हो, लेकिन क्या है पूर्ण फल प्रदान करने की स्थिति में है, राजयोग निर्मित हो रहा है, लेकिन अष्टम भाव में चंद्रमा को जो है सो अच्छा नहीं माना गया है। इसलिए हमको कुंडली के पूर्ण तालमेल बिठा करके और चंद्रमा की पूर्ण स्थिति या अन्य ग्रहों की स्थिति को देख करके ही कुंडली के विश्लेषण में थोड़ा ध्यान देना चाहिए और तदनुरूप जो है सो फलादेश हमको करना चाहिए। जो तो बन रहा है, निश्चित रूप से बन रहा है, लेकिन फल जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, फल में थोड़ा न्यूनता आएगी इस स्थिति में रहने से। इसलिए चंद्रमा को कम से कम स्वस्थान में भी उपस्थित होना चाहिए और पूर्णिमा का चंद्रमा हो, पूर्ण प्रकाशमान हो और उस पर मित्र ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो। अगला पॉइंट है यदि चंद्रमा पूर्ण हो अर्थात पूर्णिमा का चंद्रमा हो और अपनी उच्च राशि में हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत उदार होता है तथा उसकी सज्जन लोग बहुत प्रशंसा करते हैं। चंद्रमा की उच्च राशि वृष होती है। पूर्णिमा का चंद्रमा यदि अपनी उच्च राशि में स्थित हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत उदार होता है और सज्जन लोग ऐसे जातक की बहुत प्रशंसा करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं यदि चंद्रमा अपने अधिमित्र के अंश में हो और उस पर शुक्र की दृष्टि हो तो लक्ष्मी प्राप्ति के साथ साथ उत्तम राजयोग होता है। अगला पॉइंट है उसी को सारावली में थोड़ा सा एक पॉइंट बढ़ा करके लिखा गया है कि यदि चंद्रमा अपने अधिमित्र के अंश में हो और उस पर शुक्र के साथ साथ बृहस्पति की भी दृष्टि हो तो जातक राजा होता है। 31 नंबर में क्या कहा गया है कि चंद्रमा अधिमित्र के अंश में हो और उस पर शुक्र की दृष्टि हो, और दूसरा में कहा गया है कि चंद्रमा अधिमित्र के अंश में हो और उस पर शुक्र के साथ साथ बृहस्पति की भी दृष्टि हो और चंद्रमा पूर्णिमा का होना चाहिए, पूर्ण चंद्रमा होना चाहिए, चंद्रमा अपने अधिमित्र के अंश हो, ठीक है। अब इन दो पॉइंट्स के आलोक में बराहमीर ने अपने टिप्पणी की है कि यदि दिन में जन्म हो और अपने या अधिमित्र के अंश में स्थित चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो राजयोग होता है, तथा यदि रात्रि में जन्म हो जातक का और अपने या अधिमित्र के अंश में स्थित चंद्रमा पर शुक्र की दृष्टि हो तो विशेष वैभव होता है। इस दो पॉइंट्स को बराहमीर ने अपने हिसाब से इसको डिफाइन किया है कि यदि दिन में जन्म हो तो बृहस्पति की दृष्टि हो चंद्रमा पर और रात्रि में जन्म हो तो शुक्र की दृष्टि हो चंद्रमा पर, तब इस स्थिति में राजयोग का निर्माण होता है। अगला पॉइंट है जिसमें 4 योग एक श्लोक में बताए गए हैं। पहला है यदि जन्मनाथ अर्थात जन्म राशि से तृतीय भाव में षष्ठ और एकादश स्थान में पापक ग्रह स्थित हो तो राजयोग होता है। जन्म राशि हम किसको बोलते हैं? चंद्रमा जिस राशि में अवस्थित होती है उसको हम जन्म राशि के नाम से जानते हैं। तो यदि जन्मनाथ से तृतीय, षष्ठ और एकादश स्थान में पापक ग्रह स्थित हो। श्लोक के प्रथम चरण में जन्मनाथ शब्द आया है। इसमें बहुत सारे विद्वान अपने हिसाब से इसका अर्थ निकालते हैं। कुछ लोगों ने इसको जन्मनाथ को जन्म लग्न के रूप में जाना है कि जन्म लग्न से तृतीय, षष्ठ और एकादश में पापक ग्रह स्थित हो, परंतु यह उचित नहीं है। जन्मनाथ का मतलब होगा जन्म राशि से, जन्म राशि से तृतीय, षष्ठ और एकादश में पापक ग्रह स्थित हो। दूसरा पॉइंट है कि मंगल और बुध लग्न से दूसरे स्थान में,
लग्न से दूसरे स्थान में धन भाव में मंगल और बुध की स्थिति हो तो राजयोग होता है। तीसरा पॉइंट है सूर्य और शुक्र लग्न से चतुर्थ स्थान में हो। लग्न कुंडली में शुक्र और सूर्य चतुर्थ स्थान में अवस्थित हो, इस स्थिति में राजयोग का निर्माण होता है। और चौथा पॉइंट है कि मंगल, बृहस्पति और शनि क्रमशः दशम में, लग्न में और एकादश स्थान में हो तो यह उत्तम राजयोग होता है। मंगल, बृहस्पति और शनि कहाँ हो? मंगल दशम में हो, बृहस्पति लग्न में हो और शनि एकादश स्थान में हो। इस श्लोक का तृतीय चरण में जो आया है बात, वो है कर्माय लग्न सहिता कुजमंद जीवा। कर्म और आय, कर्म मतलब यह संभाव, कर्म का भाव है, आय मतलब एकादश स्थान, कर्म और आय और लग्न सहिता, लग्न जो है सो लग्न। कुजमंद जीवा, कुज मतलब मंगल, मंद मतलब शनि और जीव मतलब बृहस्पति। कर्माय लग्न संहिता कुजमंद जीवा, इसका अर्थ है कि दशम, एकादश और लग्न में मंगल, शनि और बृहस्पति हो। इसमें क्रमशः शब्द नहीं आया है, लेकिन क्रमशः कहने का मतलब इसलिए है कि चूंकि राजयोग बन रहा है तो दशम में मंगल दिग्बली होता है, लग्न में बृहस्पति दिग्बली होता है और शनि को एकादश स्थान में, आय स्थान में जो है सो प्रशस्त माना जाता है। इसलिए इस श्लोक का अर्थ यही हुआ कि क्रमशः मंगल दशम में, बृहस्पति लग्न में और शनि जो है सो एकादश स्थान में स्थित हो तो राजयोग का निर्माण होता है और जातक पर अपना उत्कृष्ट प्रभाव डालता है। अगले वीडियो में हम कुछ अन्य योगों को लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।